हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और बाज़ार को एंजॉय कर रहे होंगे। अब कुछ बातें आज जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ। कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई के अंदर हम लोग क्या चीज़ें जो है मनाते हैं। तो वास्तव में 1 जुलाई का जो महत्व है मेरी ज़िंदगी में और आपकी भी ज़िंदगी में जो है रहेगा। 1 जुलाई जो है जो फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो आपके फिजिकल डॉक्टर्स हैं यानी कि जो नॉर्मल फिजिशियन सर्जन्स या जो बाकी कैटेगरीज़ के जो डॉक्टर्स हैं उन सब का एस्टेब्लिशमेंट डे होता है। तो 1 जुलाई जो है CA डे है जो आपके फाइनेंशियल्स का ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से कल डॉक्टर्स का भी जो है डे है 1 जुलाई, और जहाँ पर कि डॉक्टर्स आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। और इसी तरीके से कल मेरे लिए भी एक चीज़ है, वो ये है कि मेरा री एस्टेब्लिशमेंट डे है, यानी कि एक बर्थ डेट होती है और एक री एस्टेब्लिशमेंट डेट होती है। तो कल री एस्टेब्लिशमेंट डेट है। अब इन तीनों रीजन्स की वजह से कल मेरा थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है और जिसकी वजह से कुछ प्रोफेशनल ओब्लिगेशन कुछ पर्सनल ओब्लिगेशंस की वजह से कल शायद मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए जो है मुझे खेद है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर 10 बजे के बाद अगर हो पाया तो मैं शायद वीडियो जो है शेयर करने की कोशिश करूँगा, अगर हो पाया तो। बट क्योंकि कल फ्राइडे भी है तो उसका जो एनालिसिस है वो हम सैटरडे में कर लेंगे। तो ये मैं पहले से ही आपको अवगत करा देता हूँ। और सैटरडे में 1 या 2 वीडियो और किसी टॉपिक के ऊपर जो भी आजकल चल रहे हैं उनसे रिलेटेड बाज़ारों में किस तरीके के फाइनेंशियल्स के जो रिजल्ट्स हो सकते हैं उनका पूर्वावलोकन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे खास बात, कल हमने बाज़ार में क्या बात की थी। कल बाज़ार में हमने मूलभूत से तेज़ी के सौदे की बात की थी और मैंने बैंक निफ्टी में कहा था कि 33,800 का जो दायरा है वो शायद आज हमें मिल जाए। और मैं जो है तेज़ी की ही जो है बात कर रहा था। हालांकि आज जब हमारे बाज़ार खुले उससे पहले जो घटनाक्रम हुए वो बिल्कुल हमारे एनालिसिस के विपरीत हो गए। डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है वो तो ठीक था, लेकिन उसके जो फ्यूचर्स थे वो तकरीबन आज जब हमारे बाज़ार बंद हुए तो 350 पॉइंट के आसपास नेगेटिवली काम कर रहे थे। उसके बाद जो कल US के बाज़ारों में एक फ्लैट क्लोजिंग के बाद एशियन मार्केट्स के अंदर जापान के बाज़ार, कोरिया के बाज़ार, ताइवान के बाज़ार और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार जो मेजरली हमारे साथ ही जो है कोरिलेट है, यानी कि उनकी जो कोरिलेशन है वहाँ सब जगह पर कमजोरी थी और सभी लगभग 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ आज काम कर रहे थे। और वहाँ पे ताइवान का बाज़ार 2.2% की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब ये जो इंडिकेशंस थे उनको बाज़ार ने लिया, लेकिन हमारे बाज़ार फिर भी बहुत अच्छे ओपन हुए, नीचे से ऊपर बाउंस किया और दिन में 2-3 बार जो है अच्छे लेवल्स के ऊपर बाउंस बैक करने की कोशिश की। लेकिन मंथली एक्सपायरी थी, हमें उम्मीद थी कि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप होंगे और वो अगर रोल ओवर नहीं हुए तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो देखिएगा शॉर्ट्स तो रोल ओवर हुए हैं, इसमें तो नो डाउट। बट मुझे पर्सनली, मैं महीने की बात कर रहा हूँ आज आपके साथ, रिजल्ट आने से पहले अभी जो निफ्टी बंद हुआ है वो 33,400 के आसपास बंद हुआ है। 33,425 है, शायद 425 है, 33,425। और मेरा आकलन है ये अगले महीने के लिए, यानी कि जो जुलाई शुरू होगा, तकरीबन 34,800 या इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि निफ्टी बैंक इस महीने में काम करेगा। यानी कि इस महीने की क्लोजिंग हो या बाज़ार एक बार जाए, एक बार 34,800 और 35,000 के आसपास हमें इस महीने एक बार जाते हुए दिखने चाहिए। वहाँ पे हो सकता है कि पोजीशंस जो हैं काटी जाएं। मैंने सिमिलर लेवल्स को मानते हुए अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस रखी हैं और ये मेरा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मेरा व्यू महीने के लिए है। तो मैं मानता हूँ कि तकरीबन यहाँ से 1800 पॉइंट के आसपास तक, वैसे तो 1400 बोला है मैंने, 1400 से 1600, लेकिन मैं 1800 यानी कि थोड़ा सा और आगे जाके 35,200 तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाज़ार जा सकते हैं। और ये एक न्यूट्रल लेवल पर अगर रिज़ल्ट अच्छे आ गए
तो ये लेवल्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट ख़राब हो गए तो फिर देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट आने से पहले 16 तारीख को HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे, उससे पहले ये लेवल्स आप देख पाएंगे। और अगर रिजल्ट से पहले नहीं देख पाए तो फिर रिजल्ट मुझे लगता है ठीक आएंगे, उस समय पर तो शायद देख ही पाओ। तो मेरा जो है अभी भी बुलिश स्टांस था, और आज भी हालांकि निफ्टी बैंक ने पॉजिटिव ही क्लोज दिया है। और ये जो फॉल हुआ है वो लास्ट में हुआ है ज़्यादा, तो लास्ट के 15 मिनट में जबरदस्त वाला फॉल हुआ। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं। दूसरी बात मैंने की थी कल जो है, मैंने कहा था कि 2 बैंकों पर नज़र रखिएगा कि जहाँ पे मुझे तेज़ी लगती है। उसमें था एक एक्सिस बैंक, दूसरा था कोटक बैंक। तो आज जो टॉप 3 बैंक्स हैं जिन्होंने लीड किया बैंक निफ्टी में, उनमें से एक्सिस और कोटक जो है प्रमुख है। और एक समय तो कोटक बैंक ऐसा लग रहा था कि आज जो है बहुत अच्छी तेज़ी के साथ जो है क्लोज होगा। कोटक में वॉल्यूम भी अच्छे हैं, और परसेंटेज टर्म्स में भी देखें तो 50% से ऊपर डिलीवरी गई है, और सिमिलरली 49% के आसपास जो है HDFC बैंक में डिलीवरी गई है। तो जो डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा ICICI बैंक भी जो है 700 के ऊपर होल्ड किए हुए। तो इन सभी पैरामीटर से जो आज जिस तरीके का ट्रेडिंग पैटर्न था, अगर US की तरफ से अगर डाउ फ्यूचर्स या बाकी एशियन मार्केट्स इतने कमज़ोर नहीं होते, और उसके बाद फिर जब हमारे बाजार बंद हुए तो यूरोप भी खुल गया था, तो वो भी नेगेटिवली काम कर रहा था। तो उन सब के बीच जो है लास्ट में जो है सेलिंग प्रेशर आ गया। हालांकि कुल मिलाकर तेजी की पोजीशंस भी जो है काटने का मौका तो मिला, बट हम उम्मीद कर रहे थे कि 800 तक तो बाजार जाना चाहिए, और इवन मैं तो मान रहा था 33,800 के 34,000 भी जा सकता है। अभी भी मेरा व्यू यही है कि 33,100 के आसपास एक बेस है, 33,100 33,000 के आसपास। तो अल्टीमेटली 33,000 का स्टॉप लॉस रख के अभी भी मुझे लगता है कि तेजी की ही पोजीशन बननी चाहिए। और यहाँ पर ओवरसोल्ड मार्केट में जब भी बाउंस बैक आते हैं, बड़ी तेज़ी से आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई शॉर्ट्स भी पोजीशंस बना के रखें तो स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट रखें कि भाई सौदा काटना ही काटना है अगर स्टॉप ऊपर की तरफ जा रहा है तो। बाजार में वैल्यूशंस ठीक हो गए हैं, और बैंकिंग के अंदर तो मुझे जो है टॉप 5 बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूशंस के कंफर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और आपको पता भी है मेरी बैंकिंग की ही पिक रही है। हालांकि वहाँ से देखिएगा अभी भी हम 33,300 के आसपास है, लेकिन HDFC बैंक जहाँ पर हमने आपके साथ चर्चा की थी वहाँ से अभी भी 70 रुपये ऊपर है, तो सॉरी 68 रुपये ऊपर है। तो कुल मिला के मैं अभी भी जो है कंफर्टेबल हूँ, और मुझे लगता है कि बैंकों के रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं होंगे जितना बाजार ने इनको पीटा है। तो मेरे व्यू जो है अभी भी उसी तरीके के। तो ये तो मैंने बात की। तो मैंने एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पे जो कल बात की थी आज वो सही होती हुई नज़र आई है। और हालांकि निफ्टी बैंक में जो हमने सोचा था उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरा। बाजार ने सुबह खुलते साथ तो अच्छी तेज़ी दिखाई थी, और ऐसा लग रहा था कि भाई आज ही जो है 800 दिखा देगा, लेकिन बाद में जो है तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद एक अच्छी सेलिंग जो है स्टार्ट हुई, और बाजार जो है फिर इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हुए नजर आया। तो निफ्टी के अंदर भी अगर हम बात करें तो 15780 पर जो है क्लोजिंग दी है, लेकिन ये लास्ट में जो बड़ी ज़बरदस्त वाली जो सेलिंग थी उसकी वजह जो है मुझे लग रहा है कि जो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स माइनस कर रहे थे वो, पर मैं इसको अभी भी जो है नेगेटिव नहीं लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरीके के ओवरसोल्ड बाजार होते हैं, बाजार सभी लोगों से शॉर्ट्स पोजीशंस बनवाता है और फिर जो है पिकअप करता है। इसके अलावा भी अगर मैं देखूँ जो ब्रॉडर मार्केट में भी देखें तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स हैं उनमें अभी फ़िलहाल 2-3 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो उनमें जो वीकनेस थी वो रुकी हुई है, और जो चुनिंदा शेयर्स हैं वो अच्छा पिकअप भी कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक पिकअप, एक शॉर्ट कवरिंग रैली के नाम से बोलिए आप, या एक वैल्यूशंस रैली के नाम से बोलिए, रिलीफ रैली के नाम से बोलिए, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है आने वाले हफ्ते में 16,000 के पार जो है ट्रेड करना चाहिए, और हो सकता है कल भी जो है 16,000 की तरफ अटैम्प्ट करे, जो मैं आपके साथ पहले से भी चर्चा कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस गैप के अंदर जो गैप इन्होंने बनाया है ये पिछला, तो इस गैप में एक बार काम होना चाहिए जो 16,000 16,100 तक बाजार को ले जा सकते हैं। हो सकता है कि शुक्रवार को ना हो तो अगले हफ्ते हो, और अगर कोई ब्रेकडाउन हो गया तो फिर देखिएगा फिर अलग तरीके से एनालिसिस। अभी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाजार चले हैं और ये नीचे से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो शायद आपको सोमवार तक 16,000 के लेवल मिलने चाहिए। कंट्रीब्यूशन के मामले में देखें तो रिलायंस, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और HDFC लाइफ ये सब तेजी में थे। हालांकि फाइनेंशियल्स आज कमजोर थे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील, TCS और आइशर मोटर्स। और
यहाँ पर TCS में भी जो है हमें लगता है कि अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट, रिजल्ट की डेट आ गई आज, तो वो भी शायद एक पॉजिटिवली कल 20-30 रुपये का जो है या 3300 रुपये तक आप शायद TCS को भी आता हुआ देखें। और TCS के अंदर भी एक वैल्यू बाई हमें लगती है। और जो लोग थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 3100 रुपये की जो पुट है वो अगले महीने की सेल की जा सकती है। और इवन मैं मान रहा हूँ 3200 रुपये की पुट भी जो है सेल कर सकते हैं तेजी वाले। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा ये केवल और केवल मैं जिस तरीके के खुद ट्रेडर लेता हूँ उस तरीके की बात करूँ। लेकिन आप अपना कोई भी ट्रेडर है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। बट मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अगर NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा हो गए और वो दोपहर के बाद हुए और दोपहर 3 बजे के बाद ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ हुए। HDFC लाइफ, एक्सिस, SBI, डिवीज़ लैब और ब्रिटेनिया तेज़ी में थे। और जो कमजोरी थी वो बजाज ऑटो में थी, सिप्ला में थी, आयशर मोटर में थी, JSW स्टील। और बायबैक की जो खबरें हैं उनका भी जो कभी कभी असर नहीं होता है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है बजाज ऑटो है। भारत पेट्रोलियम में भी कमजोरी थी। टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऐसे शेयर्स थे जिनमें कमजोरी देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक 33,425 पर जो है क्लोज हुआ और 33,659। ये देखिए क्या सुबह ऐसी तेज़ी बनी थी। अगर आप देखते कि भाई आधे पौने घंटे में जिस तरीके की तेज़ी हुई बाजार, तो आज 33,800, मुझे तो ऐसा लग रहा था इसको देख के कि यार ये तो 10 बजे के आसपास ही जो है ये लेवल बना देगा। लेकिन फिर सेल ऑफ स्टार्ट हुआ और फिर जो तेज़ी वाले थे उनके सबके स्टॉप लॉस कटे होंगे। फिर यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में काम करता रहा, लेकिन लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में फिर जो है वीकनेस आई और बाज़ार में करीबन 2 बजे के आसपास एक बड़ा अच्छा बाउंस हमें निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिला था, लेकिन वो शाम होते होते सस्टेन नहीं कर पाया। निफ्टी बैंक के जो चार्ट्स हैं वो हालांकि निफ्टी के सामने अभी जो है आज फिर दोबारा से स्ट्रेंथ आ गई। थोड़ा सा वीक हो गए थे निफ्टी बैंक 1-2 दिन से, लेकिन अब फिर देखिएगा स्ट्रेंथ। और चार्ट में अगर अभी देखेंगे तो दोनों की जो ट्रेंड है वो ये बात बता रहा है कि निफ्टी बैंक भी एक बार 34,000 के आसपास आपको जाता हुआ नज़र आना चाहिए और 34 से 200-300 तक भी जा सकता है। जो पिछले हफ्ते की ये जो कैंडल है यहाँ तक, और फिर आगे देखते हैं। अभी हमें लग रहा है कि 34,800 जो मैंने आपको बोला, मुझे लगता है इस महीने के अंदर जो जुलाई का महीना आएगा शायद यहाँ पर एक बार जाना चाहिए, जो मैंने बोला 34,800 से 35,200। और उसके बाद रिजल्ट अच्छे आ गए तो और ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 34,800 अगले महीने के लिए जो है टारगेट हो सकते हैं। SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC तेजी में थे। पांचों दिग्गज आज फ्रंट पे खड़े हुए थे तेजी के लिए और बाकी जो शेयर्स थे वो सब माइनस में थे। एक्सिस, SBI, कोटक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। FIIs की जो सेलिंग है वो प्रेशर घटता जा रहा है कैश मार्केट में। ये इंडिकेट कर रहा है कि कभी भी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। अब देखते हैं कि कल आती है, परसों आती है, 2-4 दिन बाद आती है, या US के बाजार अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तो शायद हमारे को भी एक बार उसके साथ फॉलो करना पड़े। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि US के बाजार भी शायद ज़्यादा कमज़ोर नहीं होंगे। बेशक से आज कमज़ोर होकर नीचे से काफ़ी बड़ी जो है नीचे से एक अच्छी रिकवरी जो है डाउ जोन्स ने भी दी है। इंडेक्स के अंदर देखिएगा अब दोबारा से शॉर्ट्स बनाने लग गए हैं FIIs। तो इसका मतलब क्या है कि जब FIIs इंडेक्स में शॉर्ट्स बनाते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में बाई करना शुरू कर दें और कैश में बाई करना शुरू कर दें, तो एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद होती है। अब मुझे लगता है कि जो FIIs के कैश में सेलिंग के डेटा हैं ये कभी भी एक बार टर्न कर सकते हैं। 1 या 2 दिन बाइंग आ सकती है इनकी, और वो जब बाइंग आएगी FIIs की तब एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि वो भी अपना सारा माल नीचे नहीं बेचने वाले हैं। और एक सरप्राइजिंगली बात है कि 10,791 करोड़ की जो है इन्होंने ऑप्शंस खरीदे। अभी तक ऑप्शंस के अंदर क्या इन्होंने पूरे महीने में ऑप्शंस खरीदे 38,613 के ये ऑप्शंस जो खरीदे हैं, इसके सामने उन्होंने फ्यूचर्स में सेलिंग करी है या कैश में सेलिंग करी है। तो ये डेटा भी आपको केवल खरीदने के नज़र आ रहे हैं, बेचने के नज़र नहीं आ रहे। ये हो सकता है कि इन्होंने इंडेक्स के अंदर लॉस लिया हो, लेकिन बाकी जगह उन इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर या स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर लिया हो। तो ये जो डेटा है आज के, इनसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो खरीदते खरीदते बेचते तो है नहीं, इनको तो लॉस होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो एडजस्टमेंट्स है वो फ्यूचर्स के साथ या जो है कैश मार्केट के साथ हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि वो खरीदते जा रहे हैं तो आपको कभी लगे यार दोनों खरीदा बेचा तो है ही नहीं, कभी वो इसके सामने जो है स्टॉक फ्यूचर्स या स्टॉक में बेच लेते हैं, एक जगह दूसरी जगह वो लॉस ले लेते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो
अभी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने पिछले महीने बाइंग की थी और आज 30 जून में जो है इन्होंने सेलिंग की है, लेकिन कुल महीने के अंदर इन्होंने बाइंग की है। तो अब जैसी कैश में एक बार अगर बाइंग लौटेगी FIIs की तो बाजार एक अच्छा खासा पुल बैक कर सकता है। अब आप कहोगे सर उसकी उम्मीद कैसे है आपको, भाई रोज़ तो सेल कर रहे हैं वो पिछले 3-4 महीने से। आप ये देखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। अब ये 1200-1300 करोड़ पर आ गए हैं एक्सपायरी एंड में, और अगर ये किसी भी दिन रुक गया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खरीदना शुरू हो गया, अगर इनकी रुक भी गई सेलिंग तो भी एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। बाजार नीचे की तरफ है तो ये सारा माल नीचे थोड़ी ना बेचेंगे। पुट कॉल रेशियो में अभी को भी कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन डेटा ज़्यादा है नहीं इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी देखिएगा 30,800 के आसपास आ गया था जब मैंने वीडियो शुरू की थी, और ये एक अच्छी खासी जो है बेस के साथ पहले बाजार को तोड़ा, पूरे इंटरनेशनल मार्केटों को डराया, और फिर देखिएगा अभी डाउ जोन्स चल रहा है। अब अगर इसी ट्रेंड लाइन को खींचे तो हो सकता है कि 31,000 के पार भी जो है डाउ जोन्स बंद हो। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि डाउ जोन्स एग्जैक्टली कहाँ चल रहा है अभी। तो डाउ जोन्स का जो करंट फिगर है वो है 30929। हाँ, तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि 31,000 के आसपास तो शायद पहुँच ही जाए, और 30979 के जो है हाई भी लगा चुका है। तो अगर डाउ जोन्स में कोई पॉजिटिव, क्योंकि अभी हमारे जो इंडेक्स हैं वो डाउ जोन्स को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, कोरिलेट हो रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहे, क्योंकि डाउ जोन्स जितना 2-3 दिन वीक हुआ हम इतने वीक नहीं हुए। तो अब अगर डाउ जोन्स में तेज़ी थोड़ी सी भी बनेगी तो हमारे बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं अभी। हो सकता है कि हम डाउ जोन्स अगर फ्लैट भी क्लोज हो गया तो हम एक अच्छी खासी जो है नेगेटिव तो नहीं होंगे, एक अच्छी खासी पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी कि 0.5% या 0.25% के आसपास की तेज़ी बड़े आराम से दे सकते हैं अगर डाउ जोन्स फ्लैट भी हो गए तो। और डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव बंद होता है तो हम 1 से 1.5% तक की तेज़ी भी कल दे सकते हैं। ब्रेंट क्रूड जो है या WTI क्रूड्स हैं उनके प्राइस धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं, बल्कि 110-115 के आसपास कंसोलिडेट हो रहे हैं। ये हमारे लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए अच्छी खबर ये है कि अब वॉलेटिलिटी नहीं है, तो इन प्राइस को अब्जॉर्व कर लेगी इकोनॉमी। कुछ इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब रहेगा अभी भी, लेकिन हमारे को जिस तरीके से रशिया से ऑयल मिल रहा है तो हमारे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन जो डेरिवेटिव्स हैं क्रूड ऑयल्स के, वो हमारी यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज या जो बाकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए यूज़ होता है, तो वो शायद थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ऑयल जो है मिल रहा है भारत को, उससे थोड़ा सा कंफर्ट हमें है। लेकिन जो बाकी कंपनियां क्रूड ऑयल को सीधा यूज़ नहीं करती हैं, क्रूड ऑयल की जो डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज़ करती हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसके साथ साथ अगर ऑप्शन चेन में भी देखें तो 15,800 के ऊपर ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो मंदी करने के लिए देखिए कॉल रेटिंग ज़्यादा हुई है, पुट रेटिंग कम हुई है, यानी कि तेज़ी करने वाले अभी भी पीछे हैं। लेकिन ये डेटा अभी ज़्यादा रिलायबल है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में उस समय पर जिस समय पर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए उस समय बहुत ही भयंकर आपको गिरावट दिख रही थी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारे बाजार बंद हुए। तो हो सकता है कि इसका रिवर्सल जो है आपको सुबह देखने के लिए मिल जाए। और यहाँ पे 33,500 के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट था सबसे ज़्यादा, 30,000 जो नियर में मैं बात कर रहा हूँ, तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में लिखे गए, पुट साइड में 22,800। तो यहाँ पे भी देखिएगा मंदी करने वाले ज़्यादा दोनों एग्रेसिव रहे हैं, लेकिन उस मंदी करने का जो रीज़न्स था वो वास्तव में उस समय जो माहौल दिख रहा था उसके हिसाब से। और अब अगर परिस्थिति बदलेगी इंटरनेशनली भी, और जो जितनी अभी जो वीकनेस लग रही थी या जितना फियर था अभी थोड़ी देर पहले तक भी, अगर हम 2 घंटे पहले भी देखें तो जो यूरोपियन मार्केट है वो भी काफ़ी वीक थी, फिर जो है US के बाजार भी थे, और डॉलर इंडेक्स भी 105 डॉलर के ऊपर आ गया था। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि यार वीकनेस होगी। तो बाजार हमले की वीकनेस है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वीकनेस करने का सही समय है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बाजार ऐसे माहौल में होता है, जब ऐसी बहुत ज़्यादा दुखी माहौल होता है, सैडनेस होती है, बहुत लोग फियरफुल होते हैं, मुझे लगता है कि वही समय सही तरीके से ट्रेड करने का भी होता है, कि ट्रेड्स भी जो है वो तेज़ी की साइड के लेने चाहिए। बेशक से ट्रेंड लाइन आपको बेरिश सिग्नल दे रही हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के कम्बिनेशन मुझे लगता है कि ठीक रहते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो रहता ही बढ़िया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो 2, 3, 4, 5 साल के लिए शेयर्स रखने हैं, और उनको सही भाव पे अगर अच्छे शेयर्स मिल रहे हो तो क्यों ना अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं, मुझे लगता है कि इंडेक्स में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं और जो म्यूचुअल फंड्स हैं इंडेक्स के अंदर, स्पेशली इस समय पर मुझे लगता है जो BFSI स्पेस के जो इंडेक्स हैं
म्यूचुअल फंड्स हैं या ETFs हैं वो शायद थोड़े से कंफर्टेबल हमें इस परिस्थिति में लगे। अगर आप लॉन्ग टर्म का भी व्यू है आपका 3 से 4 साल का, तो क्योंकि कोविड की वजह से सेक्टर पूरा चला नहीं और जब बाज़ार में आगे इम्प्रूवमेंट आएगी तो शायद ये सेक्टर अच्छा करे। और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने कम से कम जो है इस सेक्टर में एक कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद एक अच्छा रिवाइवल हम मान सकते हैं कि साल के अंत तक और अगले साल तक जो है ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे। तो रिस्क रिवार्ड के एंगल से मुझे लगता है BFSI स्पेस जो है अभी थोड़ा सा कंफर्ट है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस जो है कंपनी आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सभी, तो इसलिए ETF जो है ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं आपके लिए, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप इस सेक्टर में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को डिटेल से मैंने एलोबरेट करने की कोशिश की है। कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जहाँ पर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सा सेक्टर मुझे पसंद है, ये भी मैंने चर्चा की है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में देख के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप वीडियो में और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।